अच्छा देखिए, नेक्स्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है। सबसे पहले तो हम चार्जिंग वाला पोर्शन पढ़ेंगे इसका। सपोज कि आपके पास ये एक रेजिस्टर है, कैपेसिटर, इसके साथ आप एक बैटरी अटैच कर लें, ठीक है, ये वोल्टेज भी आ गया। अब जो चार्ज है ना उसको कहाँ से गुजर के जाना होगा? चार्ज को रेजिस्टेंस में से होके जाना है, ठीक है। तो अगर तो रेजिस्टेंस बड़ी लगाएंगे ना तो चार्जिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट स्लो होगा ना, तो कैपेसिटर को चार्ज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तब भी ऐसा होगा, कैपेसिटेंस बड़ी लगाएंगे तो उसको चार्ज होने में टाइम फिर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट करें कि कैपेसिटर जो है वो 10 कूलम स्टोर करता है, एक 100 कूलम स्टोर करता है, तो जो 10 कूलम स्टोर करता है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, जो 100 कूलम स्टोर करता है उसको चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन दोनों के साथ क्या रिलेशन बन रहा है इसका? डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है। इनके बीच में कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 है सपोज, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा T = RC। तो T = RC को हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको आप टाइम कांस्टेंट कह देते हैं। तो ये टाइम कांस्टेंट है और RC के इक्वल भी है, RC को टाइम कांस्टेंट कहेंगे। ये बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ, T = RC, अगर RC की वैल्यू स्मॉल होगी तो क्या स्मॉल होगा? टाइम स्मॉल होगा। टाइम स्मॉल होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फास्ट चार्जिंग, चार्जिंग तेज़ होगी। तो ये चार्जिंग कंट्रोल करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, T = RC, ठीक है। दूसरा ये कि अगर RC की वैल्यू ज़्यादा हुई फिर टाइम ज़्यादा होगा, स्लो चार्जिंग को शो करते हैं। इसमें चार्जिंग क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये T हमें टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं इसे, और ये हमें बताता है कि चार्जिंग कितनी स्लो है और कितनी फास्ट है। चार्जिंग स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, T = RC को। अब फ़र्ज़ करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना, फ़र्ज़ करें कि यूँ है कि हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस आपके पास, ये वैसे मैं वैल्यू को सपोज कर लेता हूँ कि रेजिस्टेंस आपके पास 2 है, कैपेसिटेंस आपके पास 5 है, तो फिर इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा? इस सर्किट का, हाँ, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट है T = RC, मल्टीप्लाई कर लें 2 × 5, 10 सेकेंड्स होगा। टाइम कांस्टेंट की यूनिट सेकंड हुई ना, फिर 10 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ये 10 सेकेंड में कितने % चार्ज होगा? 63% हो जाएगा। 10 सेकेंड में 63% तक पहुंच जाएगा। इसका ये मतलब होता है जो आप वैल्यूज़ की सेट करेंगे उनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, जो टाइम आ जाएगा वो टाइम आपको बताएगा कि जी इतनी देर में 63% तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है। फिर अगर 10 सेकेंड, टाइम तो नहीं रुकने वाला ना, टाइम तो बढ़ता रहेगा, इक्वली बढ़ता रहेगा, उसके साथ चार्जिंग भी फिर बढ़ती रहती है, ठीक है। तो जब टाइम 2RC के इक्वल हो जाएगा, 2RC यानी कितने सेकंड? 20 सेकंड, उसमें ये 86% तक चार्ज हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ है कि 2RC में कितना कैपेसिटर चार्ज होता है? 86% चार्ज होता है। अब आपने एक बात नोट की होगी कि पहले चार्जिंग जो थी वो कितनी थी? बाद में पहले 10 सेकंड में 63%, नेक्स्ट 10 सेकंड में 63 नहीं हुआ, वो 63 से 86 कितना गैप है जी? 23 का गैप है। तो ये कम क्यों हो गई है? सर क्योंकि चार्ज स्टोर हो गया तो उसको रिपेल कर, जो पहले वाला चार्ज स्टोर हो जाता है ना, वो आने वाले चार्ज को रिपेल करता है। तो चार्जिंग शुरू में फास्ट होती है, बाद में स्लो हो जाती है, ठीक है। इसके बाद और स्लो हो जाएगी, ये और ज़्यादा स्लो होती जाएगी।
तो ये इसलिए हम कहते हैं कि इसको कंप्लीट चार्ज होने में इतनी स्लो हो जाएगी कि कंप्लीट चार्ज होने में इसको इनफिनाइट टाइम चाहिए होता है। कैपेसिटर कभी भी मुकम्मल चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके चार्जिंग के फॉर्मूले देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया, इसका मीनिंग भी बता दी है, ठीक है। सर हमारे फोन 100% कैसे चार्ज हो जाते हैं सर? वो भी 100% होते हैं ना? किधर होते हैं सर 100%? लिखा आता है सर 100%। वो 5 RC पे 100% लिख देते हैं ना। हम किस वैल्यू को सपोज कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि किस वैल्यू को हम सपोज करते हैं कि मुकम्मल हो गया ऑलमोस्ट 5 RC को, वो 99 पॉइंट समथिंग तक चला जाता है, ठीक अगर है। हम और लगाई रखें चार्जिंग पे तो ज़्यादा चार्ज स्टोर हो रहा होगा, वो zero- और होगा, लेकिन वो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे उसमें, ठीक है। वो ये वजह है कि हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसके लिए, इनफिनाइट टाइम होता है। अब आते हैं देखें ग्राफ के ऊपर ना, इसके चार्जिंग का ग्राफ क्या होगा। सपोज कि ये आपके पास चार्ज है, ये टाइम है, ये सिचुएशन, ठीक है। ये दो तरह के आपके पास जो है ना डिफरेंट कर्व बन रहे हैं। ये मैक्सिमम चार्ज क्या है, इसको Q0। तो देखिए चार्ज इंक्रीज कर रहा है, शुरू में बड़ा तेज़ी से इंक्रीज हुआ, बाद में लाइन हॉरिजॉन्टल होती जा रही है, इसका मतलब है वो चार्जिंग क्या हो रही है, स्लो हो रही है, ठीक है। इनमें से वो आपसे ये पूछ सकते हैं ये एक्स है, ये वाई है, लेट से दो ग्राफ हैं, किसकी RC की वैल्यू जो है वो स्मॉल है या किसका टाइम कांस्टेंट स्मॉल है। इसका एक सिंपल तरीका क्या है, देखें 63% से ना आप एक लाइन लगा लें, क्योंकि हमने जब चार्ज स्टोर हो जाता है ना किसी कैपेसिटर में 63% तक, वो टाइम नोट करना है। उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। जब कैपेसिटर में कितना चार्ज हो जाए 63% तक, ठीक है। तो देखिए लेट्स से कि यहाँ तक चार्ज हो गया 63% तक। अब आप देखिए यहाँ से ये तो चार्ज की वैल्यू आ गई ना 63%, टाइम की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो टाइम है यहाँ पे, ये टाइम कांस्टेंट है किस वाले का, वाई वाले का। ये टाइम कांस्टेंट है किसका, एक्स का। तो किसका टाइम कांस्टेंट, वाई का टाइम कांस्टेंट क्या है जी, क्योंकि वो कम टाइम में पहुंच गया 63% से, तो वाई के लिए हम क्या कहेंगे, स्मॉल RC। इसका RC क्या है, स्मॉल है, इसलिए इसकी चार्जिंग क्या हुई है, फास्ट हुई है, ठीक है। तो ये कम टाइम में जो है ना वो वहाँ तक पहुँच गया, तो उसकी चार्जिंग फास्ट होगी। तो फिर X के लिए क्या कहेंगे हम, लार्ज RC। X के केस में RC क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। अब आते हैं इनके फॉर्मूले में, चार्जिंग के फॉर्मूले क्या हैं। ड्रॉ कर लिए, चार्जिंग फॉर्मूले देखिए। चार्ज देखना है, वोल्टेज देखना है, करंट देखना है। कह रही जब टाइम RC के इक्वल होगा उस वक्त कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, उस वक्त कैपेसिटर में वोल्टेज कितना स्टोर हो चुका होगा या कितना बन चुका होगा, और उस वक्त कैपेसिटर में करंट कितना चल रहा होगा, ये चीज़ें देखनी है इसमें, ठीक है। एक बात ये है कि ड्यूरिंग द चार्जिंग क्या हो रहा होगा कि चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा चार्जिंग में। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं चार्जिंग की, ठीक है। सपोज कि ये सिचुएशन है, बल्कि इसके फॉर्मूले को मैं पहले डिस्कस करूंगा, ग्राफ फिर उसके बाद में देखते हैं। आपके पास चार्ज का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज का क्या है। जब टाइम इंक्रीज हो रहा होगा ना चार्जिंग में, टाइम स्टार्ट तो जीरो से ही होगा ना, ठीक है, उस वक्त चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा। Q इज इक्वल टू सी वी, Q का V के साथ वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन याद रखें करंट डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। करंट शुरू में सबसे ज्यादा होता है। शुरू में चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जब चार्ज ही नहीं है तो फिर करंट कैसा। असल में चार्ज करंट नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज करंट है। सबसे ज्यादा फ्लो कब होता है,
जब कैपेसिटर शुरू में खाली होता है, देयर इज़ नो रिपल्जन फ्रॉम द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। वो जो पहली इंस्टॉलमेंट है या जो पहला चार्ज है ना, वो बड़ा स्पीड में जाएगा। तो चार्ज को करंट कहेंगे या फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहेंगे। फ्लो सबसे ज़्यादा कब होगा? जब स्टार्ट में कैपेसिटर खाली होगा। कैपेसिटर खाली होगा, चार्ज जीरो होगा। लेकिन उस वक्त जो चार्ज जा रहा होगा कैपेसिटर में, वो बड़ा तेज़ी से जा रहा है। हम उसको देखेंगे कि जो फ्लो है वो कैसा है। तो वो तो फ्लो सबसे ज़्यादा शुरू में ही है, ठीक है। तो जब स्टार्ट में हम कहते हैं कि टाइम ज़ीरो है, व्हेन टाइम ज़ीरो, कि जब टाइम ज़ीरो है तो चार्ज ज़ीरो, वोल्टेज बट करंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम आई नॉट कह लें इसको, ठीक है। तो करंट उस वक्त मैक्सिमम होगा, ये स्टार्ट में जब टाइम ज़ीरो होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो इसमें आते हैं MCQs में। जब चार्ज कैपेसिटर की प्लेट में ज़ीरो है, ठीक है। अब जो कैपेसिटर में जा रहा होगा ना वो सबसे फास्ट जा रहा होगा। जब बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगाएंगे तब भी ऐसा होगा ना, ठीक है। तो जैसे ही टाइम ज़ीरो था, नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही टाइम चलने लगेगा तो चार्ज का फ्लो भी साथ में तेज़ चलेगा, ठीक है। तो शुरू में चार्ज ज़ीरो, वोल्टेज ज़ीरो, तो करंट जब चलेगा तो मैक्सिमम चलेगा, ठीक है। इसका ये स्टेटमेंट है। अब इनके फार्मूले पे है। फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास हमारा ये चार्ज का फार्मूला Q इज़ इक्वल टू, चार्ज का फार्मूला इसमें होगा Q इज़ इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस टी की पावर E की पावर माइनस टी बाई RC। ये फार्मूला हो जाएगा इसका चार्ज का। वोल्टेज का और चार्ज में डायरेक्ट रिलेशन था, तो वोल्टेज का भी यही फार्मूला होता है 1 माइनस पावर टी बाई RC। करंट I इज इक्वल टू आई नॉट माइनस टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। करंट का फॉर्मूला डिफरेंट है, देखें, ठीक है। अब जब मैं ये टाइम की वैल्यू पुट करूंगा, अब जाहिर बात है कि एंटी टेस्ट में ये वैल्यूज आप पुट नहीं कर सकते, इसमें बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व भी नहीं होता। ये यहाँ पे टाइम कांस्टेंट चल रहा है। जब हम t इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं ना, चले ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, ये क्या होगा? ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये मैक्सिमम आएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके दे सकता हूँ। ये मैक्सिमम कैसे आएगा, देखें, i इज इक्वल टू आई नॉट, इसको डिनोमिनेटर में ले जाए। अच्छा, टाइम क्या था? ज़ीरो था। e की पावर ज़ीरो, 1, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो 1, तो i इज इक्वल टू क्या आ रहा है? आई नॉट, यानी करंट क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है ना, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसका आंसर 1 आएगा। t की पावर ज़ीरो पुट करेंगे, ये e की पावर ज़ीरो 1, 1 माइनस 1 q ज़ीरो, यहाँ से क्या ज़ीरो हो जाएगा? v ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट में फॉर्मूले भी यही बता रहे हैं कि टाइम ज़ीरो, वोल्टेज ज़ीरो, चार्ज ज़ीरो, करंट क्या है? मैक्सिमम। जब आप t इज इक्वल टू RC पुट करेंगे ना, उस वक्त चार्ज कितना होगा? 63%। वोल्टेज कितना होगा? 63%। जबकि करंट कितना होगा? 37%। क्योंकि चार्ज इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज इसमें 63% ऐड होगा, उसमें 63% मूव कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, यानी कि निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मैक्सिमम पे था। उसमें डिस्चार्ज करंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब आप इसको 2RC पुट करेंगे, ये 86%, 86%, 100 में से 86 निकाल लें, समझे, ये 14% आ जाएगा, ठीक है। 3RC पे ये 95% पे जाता है, ये भी 95% पे जाता है, ये 5% पे जाएगा। 4RC, जब टाइम 4RC के इक्वल होगा, ये 98%, 98%, 2% पे आ जाएगा, ठीक है। और जब टाइम 5RC होगा, वैसे 99.3 एग्जैक्ट अगर देखें तो ये बनता है,
ये 0.7%, ये 0.7%, सॉरी ये 99.3 क्योंकि ये सेम चल रहा है। अच्छा ये 5RC पे क्या होगा जी हमारे पास? हाँ ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि जी ऑलमोस्ट 100% इसको मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं हम इसको 5RC तक, क्योंकि ये 99 से ऊपर चला गया। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूले इनके याद रखने हैं। दूसरे ये कि वोल्टेज का और चार्ज का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल एक जैसा है। बाकी ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सिर्फ ये याद रख लें तो आपको पता होगा कि ये 100 में से माइनस करके बताते जाएंगे हम। इतना ज़्यादा याद रखेंगे तो फिर वो गलती हो जाती है उसमें। सिर्फ चार्ज की वैल्यू याद रखें, वोल्टेज की वही होगी, करंट की आपने क्या करना है 100 में से उसको माइनस करके लिखते जाना है। ठीक है, जब टाइम इन्फिनिटी होगा फिर क्या होगा? ये भी MCQ बनता है, जब टाइम इन्फिनिटी होगा। हाँ जी, अब आप इस फार्मूले में इन्फिनिटी पुट करेंगे ना तो आपके पास, इसको पहले डिनोमिनेटर में लेके जाएं, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा। मैं एक को सॉल्व भी कर देता हूँ यहाँ पे, बाकी फिर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा इसमें। फर्ज करें कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, या चार्ज है, तो चार्ज हमारे पास कह रही Q = Q0। इसको उठा के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लें तो यहाँ पे क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। टाइम इन्फिनिटी हो गया ना। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 ये इन्फिनिटी ही आएगा। 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0, Q = Q0। तो जब टाइम इन्फिनिटी है चार्ज तब 100% हुआ। देखें वोल्टेज भी 100% होगी, उस वक्त करंट क्या होगा? 0 होगा। जब टाइम इन्फिनिटी है चार्ज मैक्सिमम Q0, वोल्टेज मैक्सिमम V0 और करंट 0 हो जाएगा। ठीक है जी, आप डिस्चार्जिंग में इसके फॉर्मूले चेक करेंगे, वो अब इजी हो जाएगा आपके लिए कि डिस्चार्जिंग में क्या है। देखिए याद रखें, जो फास्ट चार्ज हो सकता है वही फास्ट डिस्चार्ज भी होता है, क्योंकि चार्जेस ने उसी में से गुजर के जाना है, उसी रेजिस्टेंस में से गुजर के जाना है। और अगर बड़ा कैपेसिटर होगा तो डिस्चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लेगा, छोटा कैपेसिटर होगा तो डिस्चार्ज होने में टाइम कम लेगा। तो अगर जिसकी चार्जिंग फास्ट होती है उसी की डिस्चार्जिंग भी फास्ट होती है। ठीक है, उसी सर्किट की। In case of discharging, डिस्चार्जिंग के केस में क्या है? देखें जी, फार्मूले। पहली बात है कि जी कैपेसिटर जो है वो फुल चार्ज है। अगर किसी चीज़ का चार्ज होना है या इंक्रीज़ होना है तो वो 1 माइनस में लिखना है आपने, 1 माइनस ई की पावर। अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ होगी तो 1 माइनस ही लिखेंगे उसको। अब जैसे चार्ज ने क्या होना है, फार्मूले में 1 माइनस नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, वोल्टेज ने क्या होना है, डिक्रीज, तो फिर फार्मूले में ये आ जाएगा करंट। डिक्रीज होगा, क्यों? इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा सर, करंट डिक्रीज करेगा, करंट भी डिक्रीज करेगा जी। इसका मतलब है करंट भी शुरू में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, हाँ जी, पहले हम रीज़न दे रहे थे ना कि जी कैपेसिटर खाली है तो चार्ज बड़ा तेज़ी से जाएगा। अब कैपेसिटर भरा हुआ है, वापसी भी बड़ी तेज़ी से कैसे होगी? देखें, जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है, फुल है, तो अब करंट कैपेसिटर ने चलाना है ना। ये लेट से कि इसके ऊपर ना +10 कूलम है, इस पे -10 कूलम है, इसको जोड़ ले यूँ, फुल चार्ज किया हुआ आपने और आपने उसको आपस में कनेक्ट भी कर दिया। बीच में चले एक रेजिस्टेंस जिसको आप आर कह दें, RC सर्किट है ना ये। ठीक है, अब किसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी?
ये हाई है और ये क्या है, ये हाई है और ये लो है ना, ठीक है। तो प्लस और 10 माइनस 10 ये हाई ये लो कह लें, तो चार्ज फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, फर्ज करें कि हम कहते हैं जी एक पॉजिटिव जो है ना वो फ्लो कर गया और वो फ्लो करके किधर आएगा, हाँ, तो अब जब एक पॉजिटिव फ्लो करेगा तो प्लस 10 क्या रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा -9। अब डिफरेंस पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा है, पहले ज़्यादा था, पहले प्लस 10 और -10 था, गैप 20 का था, हाई लो में 20 का गैप था, 20 का गैप था। अब +9 -9 में तो वो हाई और लो थोड़े अब करीब हो गए, अब उनमें करंट फ्लो कराने की एबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब अट्रैक्शन कम हो गई, अब जब नेक्स्ट चार्ज जाएगा तो वो जाएगा ज़रूर यहाँ से, लेकिन पहले की तरह फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अब पहले वोल्टेज थी 20, अब कितनी हो गई, 18 हो गई है। फिर एक चार्ज जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, अब डिफरेंस कितना है 16 का, तो अब वो डिफरेंस पोटेंशियल का और कम हो गया, करंट का फ्लो और कम हो जाएगा। करंट का फ्लो सबसे ज़्यादा कब था, स्टार्ट में था ना, जब +10 था और -10। वो कैपेसिटर जो फुल चार्ज है वही करंट फ्लो करवाने का अब सबब बन रहा है ना, तो जब वो चार्ज ज़्यादा होगा तो फ्लो भी ज़्यादा करवाएगा डिस्चार्जिंग में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब फॉर्मूले देखें इसके सेम है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि इसके साथ माइनस भी लगाते हैं, उसकी वजह है कि चार्जिंग में डायरेक्शन और होती है और डिस्चार्जिंग में और डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले सेम है, जब टाइम 0 होगा चार्ज B0 और I0, ठीक है। फिर जब T = RC होगा, ये डिस्चार्जिंग है, तीनों डिस्चार्ज हो रहे हैं, यानी तीनों डिक्रीज कर रहे हैं जी। ये हो तो Q0 हो गया, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 37%, ये फिर 14 का सीक्वेंस था ना, आप माइंड में रखें, फिर 5 था, मैं ये इसी को ही लिख रहा हूँ सारा, फिर क्या था 2%, फिर क्या था 0.7। इन सब के फॉर्मूले एक जैसे नहीं है क्या, एक जैसे है ना फॉर्मूले, इन सब की वैल्यूज़ भी फिर क्या होंगी, वैल्यूज़ भी सेम होंगी। ये होगा 37, ये भी है 14, 5, 2.7, ये चीज़ आ जाएगी। हर एक आरसी में वो 63% वो करता है चार्ज, हर एक में हर एक आरसी में वो 63% चार्ज करता है। जैसे 100 में से पहले मैंने 63 किया, फिर 37% बच गया था, फिर 37 से 63 किया उसने, फिर आगे जो बच जाता है फिर उसका 63 करके वो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ यूँ आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बच गया उसका 63% आप निकालते जाएं, ठीक है। आरसी में 63 करेगा। हाँ अच्छा, ये क्लियर हो गया जी। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फॉर्मूले थे। अब आप जैसे कि ये डायग्राम देखें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। जैसे कि ये आपके पास कह रही Q है, ये T है, ये X है, ये Y है। किसकी RC की वैल्यू स्मॉल है जी? स्टार्ट ये ग्राफ किस चीज़ का है? ये डिस्चार्जिंग को। डिस्चार्जिंग में कितना बच जाता है? 37% बचता है ना। इसको यहाँ से लाइन लगा लें, ठीक है। सर डिस्चार्जिंग में डिस्चार्ज 37 करते हैं, बचते तो 63% है। 63 रिमूव हो जाता है, जो बच जाता है वो 37% है। हम वो बता रहे हैं जो बच जाता है, 37 बच जाता है। जैसे 63 ऐड होता है ना, वैसे 63 रिमूव होता है उसी स्पीड से। जो बच जाता है हम वो बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसका टाइम है? सॉरी, ये y का टाइम है। ये किसका है? x का। किसका टाइम कम है? y का टाइम कम है, तो इसका स्मॉल RC है, ठीक है। तो इसकी चार्जिंग जो होगी और डिस्चार्जिंग जो होगी वो फास्ट होगी। 37 पे लाइन लगाएं, वहाँ से टाइम निकाल लें, ठीक है। 37 पे लाइन लगाई, इसका टाइम क्या बन रहा है? ये बन रहा है, इसका टाइम ये बन रहा है। y वाले का टाइम कम है तो इसकी स्मॉल RC होगी, ठीक है।
फर्ज करें कि ये एक आरसी सर्किट है, इसकी आर की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू जो है वो लेट से आपके पास 4 है। इसके इसी तरह के सर्किट को हम यूं कर देते हैं, वही आर अब बताएं कि न्यू आरसी की वैल्यू क्या होगी, टाइम कांस्टेंट नया क्या होगा? 10 होगा सर, 10 होगा, 10 सर। 10 कैसे हैं? सॉल्व किया ना सही तरह सॉल्व करें। पहले आरसी कितना था? पहले सर 40 था सर। 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 40 सेकेंड था ना। इस सर्किट का क्या होगा? इसका सर 10 होगा ना। रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं? दोनों रेजिस्टेंस, अच्छा आप कर लें सॉल्व। 10 आता है सर, नीचे वाले का 10 आता है। 10 आता है। 10 ही आ रहे हैं, 40 था ना पहले। सर नीचे वाले कौन पे 20 है? नहीं है, मैं नहीं सोच रहा था। ऐसे 10 नीचे वाले का। सर इस नीचे वाले का 10 है सर, सही बात। आरसी नीचे वाले बना रहे हैं, वो 40 है। क्यों 40 है? तो वो कैसे सीरीज में हम इसका टाइम कांस्टेंट बताना है। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में है। सर मैं नहीं पढ़ा मैं ये दोनों पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऐड करेंगे, इसका क्या आ जाएगा? ओवरऑल इसकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी रेसिप्रोकल ऐड करने से वो 5 आ जाएगी। ये दोनों सीरीज में, कैपेसिटर सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड होते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये T इज इक्वल टू आर सी, ये 10 आ जाएगा। तो न्यू जो है वो टाइम कांस्टेंट क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, पहले 40 था, अब 10 है। जितने ज़्यादा लिखेंगे उतना कम हो जाएगा सर। नहीं, वो तो डिपेंड करता है, आपने इनको पैरेलल में लगाया था, इनको भी पैरेलल में लगा लेते हैं तो ये R/2 हो जाता, वो 2C हो जाता, फिर तो सेम रहता। देखें ये दोनों किस में? पैरेलल में। ये देखें ये दोनों पैरेलल में। जी 40 आता है सर। 40 वही वापस नहीं आ गया आंसर, क्योंकि जब ये पैरेलल में लगाया ना तो ये पैरेलल में हो जाएगा R/2। रेसिप्रोकल ऐड करेंगे, ये दोनों पैरेलल में, लेकिन ये पैरेलल में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो वही पहले वाला आंसर वापस आ जाएगा आपके पास, RC। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है आप लगा कैसे रहे हैं। तो उसके बाद आप सॉल्व कर लें, टाइम कांस्टेंट नया निकल आएगा इसका। When time is equal to 0,
इस तरह के MCQs बनते हैं इसमें। मैक्सिमम सर आई नॉट टेबल भी बनाया था अभी मैंने। मैक्सिमम सर 37 मतलब नहीं सर मैक्सिमम होता है जब टाइम 0 होगा तो क्या होगा? आई नॉट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टार्ट में चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, करंट स्टार्ट में मैक्सिमम ही होता है। चार्ज और वोल्टेज में फ़र्क आ रहा था। करंट दोनों सूरतों में चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो स्टार्ट में मैक्सिमम ही था। ठीक है, तो करंट क्या होगा इसमें? मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये याद रखें, जो कैपेसिटर है वो जब अपोज करता है उसको आप रिएक्टेंस कहते हैं, XC। कैपेसिटर की जो ऑपोजिशन होती है ना, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको XC कहते हैं। और XC का फार्मूला होता है ओमेगा 1/ωc और ओमेगा होता है 2πfc। ठीक है, ये फार्मूला ये बता रहे हैं कि जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी ना, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, XC जैसे रेजिस्टेंस अपोज करता है उसको R कहते हैं ना, जब कैपेसिटर अपोज करता है तो उसको रिएक्टेंस कहते हैं, सर ये चार्ज सर कैपेसिटी नहीं पता सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये चार्ज सर वही बता रहा हूँ। यानी कि और एक्सटेंशन कैपेसिटर जब अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और जब इंडक्टर अपोज करता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर की अपोज को आप XL कहते हैं, कैपेसिटर जब अपोज करता है उसको हम XC कह देते हैं, वो R होता है। ठीक है, अब ये दो चीज़ों पे इसकी ऑपोजिशन डिपेंड करती है। अगर कैपेसिटेंस कम होगी तो वो अपोज ज़्यादा करेगा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी के साथ भी उसका रिलेशन बनता है, फ्रीक्वेंसी के साथ भी। कैपेसिटर का अपोज करते हैं कैपेसिटर हर सूरत में अपोज करेगा, चाहे AC हो चाहे DC हो। वो तभी आपको फिजिकली बताया भी था कि जब कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर हो जाता है वो आने वाले चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है ना। ये ऑपोजिशन है ना उसकी। चार्जिंग में XC इंक्रीज होता रहता है और डिस्चार्जिंग में डिक्रीज होता रहता है। नहीं, XC चार्जिंग डिस्चार्जिंग से ताल्लुक नहीं, XC का ताल्लुक C से या F से है। नहीं करेगा ना XC से भी। XC से कैसे? चार्जिंग ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो XC इंक्रीज होती जाएगी, वो बोलेगी बस अब कम चार्ज ले लो, जो बात है। वो ओवरऑल उसकी जो कैपेसिटेंस है ना वो उस पर डिपेंड कर रहा XC है, कांस्टेंट रहता है। वो फिक्स है। डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड चार्ज कैपेसिटी। कम है अगर एक कैपेसिटर में तो वो कम अपोज करेगा। चार्ज ज़्यादा है अगर हम ओवरऑल निकालते हैं ना इसकी, ओवरऑल एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना कि ओवरऑल वो कितना अपोज करता है। जब एक चीज़ वेरिएबल हो तो उसकी एक एवरेज निकाल लेते हैं, उसको हम XC कह देते हैं। अच्छा, XC जो है वो, अगर हम कहें नहीं कैपेसिटर ब्लॉक DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है ना, AC को पास करता है। तो आप ज़रा पुट करेंगे उसमें तो ये XC कितना होगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। करंट क्या होगा? 0। उसका मतलब है कैपेसिटर ने DC को क्या किया? ब्लॉक कर दिए। तो कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, करंट 0 हो गया। इसको कौन सा सर्किट कहते हैं? ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर DC के सामने क्या बन जाता है? ओपन सर्किट बन जाता है। ठीक है, कैपेसिटर DC के सामने ओपन सर्किट होता है। कैपेसिटर किसको अलाउ करेगा? हाँ जी, परमिट्स AC। ये AC को परमिट करता है, DC को ब्लॉक करता है। ब्लॉक DC परमिट्स AC। और AC को कितना परमिट करेगा ये डिपेंड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अगर AC की ज़्यादा है XC कम तो फिर वो उसको अपोज भी कम करेगा।